नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 31 अक्टूबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 10 में मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, उससे जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, इस आर्टिकल में कुछ मुख्य बातें हैं जो मैंने आपके लिए समराइज कर दी हैं यहां पर। इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसा कि ये आर्टिकल जो है वो बात करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में, यानी कि उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति है उसके बारे में यह आर्टिकल लिखा गया है। अब इस आर्टिकल में सबसे पहले तो यहां पर एक जीके बताई गई है कि गोल्ड वाटर निकोल्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1986, पहला तो यह नोट कर लीजिएगा। इसके द्वारा एनएसएस को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं तो उनको अपना जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है उसको बनाना पड़ता है। और यहां पर देखिए शब्द लिखा हुआ है अनिवार्य, और वो किस अधिनियम के थ्रू उनके देश में होता है तो उसका नाम, ये अधिनियम का नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर जो भी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जब वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें वो लोग बनाते हैं उनको अपनी विधायिका को भी ये रिपोर्ट बतानी होती है। तो यहां पर जो मुख्य मुख्य पॉइंट है कि ये रिपोर्ट किस मुख्य बिंदु पर फोकस करती है उसको देख लेते हैं। तो यहां पर इस रिपोर्ट के द्वारा सबसे पहला पॉइंट बोला गया है, अमेरिकी नेतृत्व को बनाए रखना चाहता है। मतलब क्या है इसका? नेतृत्व का मतलब यहां पर लीडरशिप से आता है, यानी कि इस लीडरशिप को बनाए रखने के लिए अमेरिका जो भी कदम उठाएगा वो इस रणनीति में दे रखे हैं। इसी तरीके से जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसमें कौन कौन से उसके लिए कानून बनाने चाहिए जिससे उसमें सुधार हो। अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई दर पूरे यूरोप में, अमेरिका में जो चल रही है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, प्लस उसी के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था में और कैसे सुधार करा जाए। दूसरा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलायंसेस का। अलायंसेस का मतलब है कि ये दूसरे देशों के साथ किस तरीके से गठजोड़ अपना और अच्छा कर सकते हैं, उनके साथ साझेदारी को और अच्छा प्रभावी बना सकते हैं, और उसी के साथ साथ अपना विशाल नेटवर्क भी बनाना है। बहुत सारे देशों के साथ क्या करना है, इनको संधियां करनी है, उनके साथ अपने अलायंसेस बनाने हैं। यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चीन को अपना रणनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में, यहां पर अगर इनकी प्रतिस्पर्धा जिसके साथ है, जिसको अमेरिका अपना कंपटीशन समझता है, उसका नाम यहां पर इन्होंने चाइना रखा हुआ है। ठीक है, तो चाइना को ये अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में बनाते हैं। रूस की यहां पर बात करी गई विघटनकारी के रूप में यहां पर देखते हैं। यहां पर देखिए क्या है, अमेरिकी प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देना है और उसके लोकतंत्र की रक्षा करनी है। चूंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की रिपोर्ट है तो जाहिर सी बात है यहां पर जो उसके अंदर की डेमोक्रेसी है उसकी सिक्योरिटी की बात आएगी। प्लस अमेरिकी जो कंपनीज हैं, या वो कंपनीज किसी भी सेक्टर में हो, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में या डिफेंस के सेक्टर में, तो वहां पर उनको क्या करना है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। उनके लिए ऐसे नियम कानून बनाने हैं कि उन कंपनीज का जो प्रचार प्रसार है उसको और अच्छा कर सकें। अब इसी को आप डायरेक्ट इससे भी जोड़ के देख सकते हैं कि वो भी क्या करेगा, इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था में ही सुधार करेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको मेंशन कर सकते हैं अगर इस विषय पे कोई प्रश्न आता है तो। दूसरा आप देखिए, यहां पर ये तो हो गई रिपोर्ट की मुख्य बातें। अब यहां पर जैसे इन बिंदुओं में राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप और अलायंसेस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो मैंने आपको इस वाले पॉइंट में बताया था कि यहां पर गठजोड़ और साझेदारी का जो विशाल नेटवर्क इनको बनाना है। किस तरीके से लीडरशिप और गठजोड़ ये बना सकते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे यहां पर डिस्कस करे गए, जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, खाद्य असुरक्षा की बात हो गई, कोई भी महामारी आती है, आतंकवाद होता है, ऊर्जा की आवश्यकताएं जो होती हैं, या ऊर्जा सुरक्षा की बात होती है, महंगाई की बात होती है। तो इसमें वहां अमेरिका के प्रशासन को अपनी आंतरिक नीतियां भी देखनी है, और अगर वहां पर अब चूंकि लीडरशिप बनना है तो यानी दूसरे देशों में भी इन सब पॉइंट्स का अगर नीड आती है, किसी को आवश्यकता होती है, तो ये सब पॉइंट्स पे अमेरिका वहां पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यहां पर देखिए 3 मुख्य बिंदुओं पर बात हो जा रही है, इन्वेस्ट, बिल्ड और मॉडर्नाइज। इन्वेस्ट का यहां पर क्या मतलब है, ये 3 मेन फोकस करे जाएंगे
ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि इन 3 घटकों पर फोकस करा जा सके। इन्वेस्ट का यहां मतलब है सीधा सा कि भाई हमें इकोनॉमी को किस तरीके से मजबूत करना है, चूंकि यहां पर इकोनॉमी के लिए मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, तो इन्वेस्ट कहां कोई करेगा, निवेश कहां करेगा, तो अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से ये मजबूत कर सकते हैं। अब यहां पर ये बात क्या करते हैं, जैसे देखिए आप लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो माइक्रोचिप्स की, सेमीकंडक्टर की, आपने देखा कि जिस तरीके से चाइना और ताइवान के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है ना, तो अगर मान लीजिए कल को ऐसी कोई बात होती है कि चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है या वहां पे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है, तो आपको भी पता है कि सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान जो है वो विश्व में सबसे अग्रणी देश है। तो सेमीकंडक्टर के मामले में यूएसए किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकता है, तो इसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, यहां पर जो बिल्ड की बात हो रही है, निर्माण करने की, तो ये इनका संबंध है कि हम दूसरे देशों के साथ किस तरीके से अपने संबंधों का निर्माण कर सकते हैं। मॉडर्नाइज की बात है तो मॉडर्नाइज में ये लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जो भी इनके पास टेक्नोलॉजी है उसको और किस तरीके से मॉडर्नाइज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो अपनी आंतरिक सुरक्षा है या बाह्य सुरक्षा है, इसके लिए जो ये हथियार बनाते हैं या ये उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं उसको किस तरीके से आधुनिक बना सकते हैं, उस बारे में यहां पर बताया गया है। अब देखिए मैंने यहां पर आपको बताया कि यहां पर इस रिपोर्ट में इकलौता इन्होंने अपना प्रतिस्पर्धा किसको माना है, चाइना को माना है। और यहां पर ये जो प्रतिस्पर्धा चाइना को माना जा रहा है, तो आप देखिए यूरोप की बात कर लें या प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर की बात कर लें, तो वहां पे इतनी प्रतिस्पर्धा चाइना यूएस को नहीं दे पाता है जितनी प्रतिस्पर्धा कहां पर देता है, इंडो पैसिफिक एरिया में, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में बात कर ली जाए, एशिया महाद्वीप की बात कर ली जाए, तो इंडो पैसिफिक का जो एरिया है वहां पर चाइना को अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानता है अमेरिका। किस तरीके से चाइना की जो वहां पर पॉलिसी रहती है और वो जो दूसरे कम विकसित देश होते हैं उनको अपने ऋण जाल में फंसाना, हर जगह पर अपने जो नेवल बेसेस हैं या जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको बनाना, तो वहां पर चाइना को किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, इस बारे में भी यहां पर इन्होंने अपने रणनीति में बताया है। प्लस देखिए यहां पर हमारे लिए ये वाला खंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे भारत के संदर्भ में आता है। दूसरा देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया एज अ पार्टनर, पार्टनर के रूप में जो अमेरिका है वो यहां पर इंडिया को देखता है। और किस तरीके का पार्टनर, देखिए यहां पर आपको भी पता है कॉमकासा की बात कर लें, लेमोआ की बात कर लें, बैका की बात कर लें, तो ये सारे महत्वपूर्ण जो रणनीतिक एग्रीमेंट हैं वो तो इंडिया के साथ अमेरिका ने कर ही रखे हैं। हमारा रणनीतिक रूप से भी बहुत अच्छा साझेदार है। यूएसए हमेशा इंडिया को एक भरोसेमंद अलायंस के रूप में देखता है। तो अब यहां पर अगर ग्रुप की बात करते हैं तो क्वाड यहां पर मेंशन है। क्वाड के साथ साथ देखिए अभी हाल ही में बना है I2U2, इसमें भी इंडिया और यूएस एक साथ आते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है अपने डिफेंस के क्षेत्र में, और अमेरिका से हम कई सारे हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं, तो यहां पर अब देखिए अमेरिका से कोई कंपनी इंडिया आके अगर अपना प्लांट लगाती है और यहां पर आके हथियारों को बनाती है तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, तो वो इंडिया के लिए भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि यूएसए के लिए खाली यूएसए ही अपना हित यहां पर देख रहा है, यहां पर भारत का भी हित छुपा हुआ है। तो भारत को वो एज ए भरोसेमंद पार्टनर की तरह देखता है, ये इस रिपोर्ट में मेंशन है। चलिए अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 16 पर आपको मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ के देख सकते हैं, जहां पर हम लोग संरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर संरक्षण जो है वो पर्यावरण का भी हम लोग थर्ड पेपर में पढ़ते हैं, प्लस पर्यावरण से रिलेटेड जो जीव जंतु हैं इनके संरक्षण की भी बात करते हैं। देखिए यहां पर एक बहुत अच्छी खबर ये आई है कि यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, डॉल्फिन्स रिटर्न टू द गंगा इन उत्तर प्रदेश। यानी कि जो डॉल्फिन्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है और उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी का प्रवाह होता है वहां पर डॉल्फिन को देखा गया है। पहले थोड़ा सा डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं, और डॉल्फिन बेसिकली कौन सी, गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में। ये ऑफिशियल वेबसाइट WWF जो है, वर्ल्ड वाइड फंड, और ये वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया का जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा निकाला है। तो यहां पर वो चीजें जान लीजिए जो आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे इसका जो कॉमन नेम है उसको क्या बोलते हैं, सूसू बोलते हैं, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटेनिस्टा गैंजेटिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन की बात करें तो 1800 से कम है। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि IUCN ने इसका स्टेटस क्या दे रखा है, इंडेंजर्ड कैटेगरी के स्टेटस में इसको रखा है। तो ये कुछ चीजें हैं, उनको याद रखिएगा। अब हमारे लिए जो गंगा डॉल्फिन है वो इतनी मैटर क्यों करती है, हमें इतनी क्यों आवश्यकता है इस चीज की, इसको भी देखिए। पहली चीज याद रखिएगा, जो गंगा नदी डॉल्फिन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, ये आपसे प्रारंभिक परीक्षा में कथन के
रूप में पूछ सकते हैं, केवल मीठे और ताजे जल में रह सकती हैं, ठीक है। तो जब ये किसी भी जगह पे पाई जाती है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी के अंदर गंगा नदी में इनको देखा गया, तो इसका मतलब है कि गंगा नदी जो है वो अब कैसी हो चुकी है, साफ हो चुकी है। अगर वो साफ नहीं होती, उसमें प्रदूषण होता, तो ये डॉल्फिन जो है ये उस नदी में कभी नहीं देखी जाती। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो नदी होती है उसके साफ जल का भी एक परिचायक होती है, ठीक है। देखिए यहां पर साफ साफ इनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एंटायर रिवर इकोसिस्टम। तो रिवर की जो इकोसिस्टम होता है, जो उसका पारितंत्र होता है, उस वो पारितंत्र कितना स्वस्थ है, इस बात का सूचक होती है ये डॉल्फिन। दूसरा एक फैक्ट याद रखिएगा, हमने 2009 में ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, राष्ट्रीय जली पशु है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं, जो गंगा डॉल्फिन है ना, उसको खतरे कौन कौन से हैं, थ्रेट्स कौन कौन से हैं। तीन चीजें यहां पर मेंशन करी जा रही हैं। देखिए, सबसे पहला है बाई कैच। इसको आप हिंदी में भी बाई कैच ही लिखेंगे, ठीक है। मैं बताता हूं आपको ये कैसे। बाई कैच का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए क्या होता है, जो मछुआरे होते हैं ना, उनको क्या होता है, ये लोग जब मछली पकड़ते हैं तो इनको भी ऐसी नदियों में जाना होता है, ऐसी नदियों में जाना पसंद होता है जहां पर मछलियों मछलियों की संख्या बहुत अधिक हो। उसी प्रकार जो डॉल्फिन होती है ना, इसकी भी खास बात होती है। अब ये क्या है, ये भी वहीं पर रहना पसंद करती हैं जहां पर मछलियां बहुतायत मात्रा में होती हैं, ठीक है। और जैसा पानी का जो प्रवाह होता है वो कैसा होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। तो अब क्या है, डॉल्फिन भी उसी नदी में जा रही है जहां पर बहुत सारी मछलियां हैं, मछुआरे भी उसी नदी में जा रहे हैं जहां पर बहुत सारी मछलियां हैं। अब ऐसे होता क्या है, जब ये मछुआरे जो होते हैं ना, ये मछलियों को पकड़ने के लिए जो अपना जाल डालते हैं, उस जाल में क्या होता है, कभी कभी डॉल्फिन भी फंस जाती हैं, और उसमें फंस जाने के कारण क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक इनडायरेक्टली तरीके से डॉल्फिन को नुकसान होता है। इस चीज को बोलते हैं बाई कैच, ठीक है। तो इससे इनको खतरा है बहुत बड़ा। दूसरा, पॉल्यूशन की बात करें, प्रदूषण। अब प्रदूषण हर टाइप का, देखिए पहले ही मैंने आपको बताया कि ये साफ पानी और मीठे पानी में रहती हैं। तो औद्योगिक जो प्रदूषित पदार्थ होते हैं, जब उनको हम लोग नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, बेसिकली गंगा में, तो वहां पर क्या है, वहां पे डॉल्फिन फिर नहीं रहती, और अगर रहती भी हैं तो ये इनके जीवन के लिए हानिकारक होता है। कृषि प्रदूषण, कृषि का भी जो प्रदूषण है वो बह के अगर नदियों में जाता है तो वो भी इनके लिए हानिकारक है। प्लस मानव जनित प्रदूषण जो होता है वो भी इनके लिए हानिकारक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहां पर क्या हुआ, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा सा मतलब यह है, नदियों में क्या होता है, हम लोग बांध का निर्माण कर देते हैं। जब बांध का निर्माण कर देते हैं ना, सिंचाई के लिए, विद्युत परियोजनाओं के लिए, तो इससे क्या होता है, इससे इनका प्रजनन बाधित हो जाता है डॉल्फिन्स का। अभी होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए क्या होता है, कहीं पे बांध बना दिया जाता है तो डॉल्फिन का, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, तो अभी बांध बनाने के बाद ना, जब बांध कंप्लीट हो जाता है तो ये भी हो सकता है कि इसके आधे सदस्य परिवार के दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो ये डिवाइडेड हो जाती हैं फैमिली में, तो प्रजनन क्षमता भी कम होती है। दूसरा, ये इनके रहने के लिए भी अनुकूल नहीं होता है। अब बांध बनाया जाएगा तो यहां पर मछली पालन भी बढ़ जाता है, ठीक है, मछली पकड़ने की स्थिति बढ़ जाती है। प्लस यहां पर जैसे पोत निर्माण कभी कभी करने लगते हैं, या फिर यहां पर शिप्स का आना जाना होता है, तो उनसे भी इनकी जनसंख्या को भारी नुकसान होता है। तो ये तीन खतरे जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर अन्य बात करें, जैसे मैंने आपको बताया आईयूसीएन की स्थिति में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं, उसी प्रकार भारतीय वन जीव जो हमारा WPA 1972 है, तो उसमें कौन से अनुसूची में आती हैं, फर्स्ट अनुसूची में, इसको भी याद रखिएगा। साइट्स की बात करते हैं तो उसकी भी परिशिष्ट 1 में आती हैं, और कन्वेंशन ऑफ जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं, CMS, इसके परिशिष्ट 2 में आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, भारत सरकार की अगर बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो पहल चलाई जाती है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, जो रिसर्च का इसका सेंटर है, याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय में है, बिहार में, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में ये आपसे पूछ सकते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी बिहार बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा, डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भी बिहार के भागलपुर जिले में है। इसका नाम क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो पूरा पूरा अभ्यारण्य उसके लिए बनाया गया है। प्लस राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब देखिए वापस अपने पुराने आर्टिकल पर आ जाते हैं, तो यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि डॉल्फिन जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन की अगर बात करें तो यहां पर राइटर ने मेंशन भी करा है कि एस्टिमेट 600 डॉल्फिन्स हैं जो गंगा में पाई जाती हैं।
अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 12 पर मिलेगा। इसको आप सेकंड और थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अपने मानव स्वास्थ्य की और प्लस सरकारी नीतियां दोनों की बात यहां पर करेंगे। देखिए यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर राइटर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर क्या कोई एंटी सुपरस्टिशन लॉ है, अभी है प्रेजेंट डेट में? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, भारत के अंदर ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो अंधविश्वास को पूर्ण रूप से अवैध घोषित करता हो। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों आया आपको पता होना चाहिए। हाल ही में केरला के अंदर दो महिलाओं के साथ उनको अंधविश्वास के चलते मानव बलि का शिकार बना दिया गया था। इस वजह से ये आर्टिकल चर्चा में आ गया। अब यहां पर बात करी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए, एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसने भी ये घोषणा करी है, जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने चर्चा करी थी एनसीआरबी के लिए, कि इन्होंने भारत के अंदर जितने सुसाइड होते हैं या महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं, तो हर बार ये हर वर्ष उसकी एक रिपोर्ट निकालते हैं। इसी प्रकार सोचिए एनसीआरबी ने अंधविश्वास से भारत में होने वाली मौतों के लिए भी एक रिकॉर्ड अपने पास तैयार करके रखा है। तो जब एनसीआरबी कोई भी रिकॉर्ड तैयार करता है ना, तो पर्टिकुलर वो क्राइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए 2021 की अगर रिपोर्ट की बात करें, तो यहां पर टोटल 68 मौतें हुई हैं अंधविश्वास को लेके, जिसमें से 6 मौतें केवल हुई हैं मानव बलि। सोचिए मानव बलि आज 2022 चल रहा है, आज की डेट में भी भारत में ऐसे कुछ स्थान हैं जहां पर ये सब चीजें, ऐसी कुप्रथाएं देखने को मिलती हैं। अगर सबसे टॉप की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल 20 ऐसी हत्याएं हुई हैं जो अंधविश्वास का शिकार हैं। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे तेलंगाना। केरला में अभी अभी देखे गए दो मानव बलि के केसेस जो मैंने अभी आपको बताए, केवल 2021 नहीं 2020 के भी देखे जाते हैं, तो 2020 में 88 मौतें ऐसी देखी गई थी जो इन अंधविश्वासों का शिकार थी। तो ये निरंतर जो आप देखोगे चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर मौतें हो रही हैं। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि ऐसा एक नेशनल लेवल पे जो अंधविश्वास को रोकने वाला कानून है, इस कानून की मांग बढ़ती जा रही है। अब अगर भारत के अंदर बात करें कि क्या कोई भी कानून नहीं है, तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अगर नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो कोई कानून नहीं है। राज्य स्तर पे कई सारे कानून जो हैं वो विभिन्न विभिन्न राज्यों ने अपने अलग अलग बनाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है, ये आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला बिहार राज्य था जिसने जिसने अंधविश्वास को रोकने के लिए अपने राज्य में कानून बनाया था। उसका नाम देखिए क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ विच, जिसको डायन बोल रहे हैं, प्रैक्टिसेस एक्ट। ये 1999 में बिहार ने इसके लिए कानून बना लिया था। कोई भी व्यक्ति अगर वो जो विच होती है, जिसको डायन कहा जा रहा है यहाँ पर, उसको अगर किसी को ये बोलता है और बोलने के बाद उसके साथ इस टाइप की हरकतें करता है, तो उसको जेल हो सकती है 3 महीने की, या 1,000 रुपए का फाइन, या दोनों चीजें हो सकती हैं। इसी प्रकार 2001 में झारखंड ने भी इसी प्रकार का एक लॉ बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसने भी इस अंधविश्वास को रोकने के लिए अपने क्या कानून बनाया था, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ तोनाही। ये 2005 में इन्होंने बनाया था। यहां पर इन्होंने 3 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस का मतलब होता है कि जो कारावास होगा वो बहुत कठिन कारावास होगा। इसी तरीके से उड़ीसा राज्य जो है, तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा लॉ बनाने के लिए वहां की विधायिका को बोला था, तो 2013 में उड़ीसा ने भी इसका कानून बनाया था। ये लोग भी क्या करते हैं, पेनाल्टी लगाते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो दावा करता है कि वो चुड़ैल या डायन इस टाइप के जो इलाज हैं उनको कर सकता है, और इस तरीके से दूसरे व्यक्तियों को ब्लेम करता है, काला जादू करता है, तो उसको दंडित करने का यहां पर कानून बनाया गया था। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी कानून ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए बनाया गया है। असम ने भी अपने राज्य में कानून बनाया है, और जो लेटेस्ट बनाया है वो किस राज्य ने बनाया है, कर्नाटका ने बनाया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस विषय पे लेके कानून बनाए हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए राष्ट्रीय स्तर पे कानून होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो मृत्यु है उनकी संख्याएं बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिसको एनसीआरबी ने भी निकाला है। अब देखिए ये तो बात हो गई फैक्ट्स की। अंधविश्वास जो होता है ना, उसका कारण क्या होता है प्रसार का, ये मुद्दा आ जाता है, क्योंकि इस पे केरला में ये इस तरीके का जो घृणित कार्य है वो देखने को मिला, प्लस कर्नाटका ने कानून बनाया, तो ये मुद्दा काफी हाईलाइटेड है। इसके प्रसार का सबसे मुख्य कारण हो जाता है शिक्षा का अभाव। ठीक है, अभी लोगों को पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, तो उनको अंधविश्वास में रखना दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि भाई देखिए, जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो बिना किसी तर्क के,
बिना किसी प्रश्न करे हुए किसी भी चीज को नहीं मानेगा, है ना। उससे कोई चीज समझाई जा रही होगी, भाई तुम्हारे जीवन में ये घटना घट रही तो उसका ये कारण है, तो वो उनसे उसका रीजन पूछेगा, आप ये कैसे कह सकते हो। तो उसके मन में क्या एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये डेवलप होता है। परंतु जो व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके मन में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, वो किसी भी घटना को वैज्ञानिकता से नहीं सोच पाते हैं। उसी प्रकार अंधविश्वास को क्या करते हैं, बहुत बार ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जब ईश्वर के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां पर क्या है कि एक डर उत्पन्न हो जाता है लोगों के मन में कि अब यहां पर आस्था आ गई है तो उसमें हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये जो चीजें कर रहे हैं ये कोई हमने तो बनाई नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बनाई है और बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, तो जैसे वो लोग इसका पालन करते थे तो आपको भी इसका पालन करना चाहिए। प्लस यहां पर देखा जाता है कई बार आर्थिक उत्थान के लिए, अब बहुत ज्यादा लोगों को जब पैसे की आवश्यकता होती है और बहुत ज्यादा उनका जीवन आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि अब हम पैसे कमाने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, किसकी पूजा करा सकते हैं। तो यहां पर उनको जब कोई उपाय नहीं सूझता तो वो इस उम्मीद में क्या होता है, अंधविश्वासों को अपना लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम इस प्रोसेस को करेंगे जिससे हमारी लाइफ सही हो जाएगी, हमारी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी। दूसरा एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इसका परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहली चीज तो जो ये करवाते हैं जैसे या ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं, उनके द्वारा क्या होता है, लोगों को जो शोषण करा जाता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है। क्योंकि अब लोगों का शोषण इसलिए भी होता है क्योंकि जैसा यहां पर बताया कि लोग क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, लोग प्रश्न करना नहीं सीखते हैं, ठीक है, उनको उनकी आस्था के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे क्या है, जो सामाजिक विकास है वो बाधित होता है। लोग अपनी ऊर्जा, समय, धन, ये तीनों जो सबसे बहुमूल्य हैं आज की टाइम पे, इन तीनों को बर्बाद कर देते हैं यहां पर। महिलाओं के ऊपर देखिए आर्थिक मानसिक शोषण, उनका शारीरिक शोषण भी यहां पर करा जाता है। इसी तरीके से जो मानसिक रोगी होते हैं उनको यह बोल दिया जाता है कि भाई उनके ऊपर कोई बुरा साया है, कोई बुरी आत्मा है। जैसे मैंने बताया वहां पे डायन की संज्ञा दे दी जाती है। तो वहां पर क्या है कि उस मानसिक रोगी को एक वैज्ञानिक तरीके से अगर वो व्यक्ति सोचता तो उसको अच्छा सा इलाज दिया जा सकता था, उसको दवाई दी जा सकती थी, उसको ऐसे मेंटल हॉस्पिटल्स में रख के उसका अच्छा प्रॉपर इलाज करा जा सकता था। मगर उसको क्या कर दिया गया, उसको इन सब अंधविश्वासों में रख के और उसका उपचार कैसे कराया जा रहा है उसको वंचित कर दिया जा रहा है। तो ये कुछ परिणाम है, इनको जरूर याद रखिएगा। अगला आर्टिकल देखिए, आपको प्रश्न संख्या 2 पर देखने को मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर पर्यावरण प्रदूषण की बात आती है। अब देखिए पराली के ऊपर ये आर्टिकल आया है, तो पराली के ऊपर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको पराली के बारे में बताया है, टॉरिफिकेशन टेक्निक के बारे में बताया है। ये आर्टिकल आ गया, अब कुछ नई चीजें यहां पर एक आंकड़ा पता चला है, इस वजह से मैंने इसको यहां पे शामिल करा है। देखिए यहां पर यह देखा गया कि स्टबल बर्निंग से ना प्रदूषण में बढ़ोतरी हो गई है 26% की, 26% की बढ़ोतरी हो गई है। इतनी सारे कानून होने के बाद, इतनी सारी रोकथाम होने के बाद भी दिल्ली का जो प्रदूषण है वो 26% बढ़ गया है। केंद्र सरकार का एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सफर, सबने इसका नाम सुना होगा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, ठीक है। इस सफर ने यह बताया है, इसी ने यह चीज नापी और नाप के बताया क्या कि सैटरडे था उस समय दिल्ली का जो प्रदूषण था उसमें परालियों का टोटल जो हिस्सा था वो 21% था। यानी कि दिल्ली के टोटल प्रदूषण में पराली से प्रदूषण 21% था। बट यही संडे यानी कि एक दिन के अंदर ये कितना बढ़ गया, 26%। जैसे मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से सफर की मैंने ये ग्राफ निकाला है, तो आपको दिखाते हैं कि 28 तारीख को अगर आप देखोगे, 28 को था ये 7% योगदान था परालियों का। अचानक से जब 29/10 आया, 29 अक्टूबर, तो ये 21% हो गया। और 30 तारीख को देखिए सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो कितना, 26%। ये 21% कब था, ये 29 तारीख को था। तो जैसे ही ये 26% पहुंचा, वहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से कई सारी टीमों को एक्टिवेट करा गया कि भाई आप पता लगाइए कहां कहां पर ऐसा हो रहा है। पंजाब हरियाणा में भी एक्टिवेट करा गया टीमों को कि आप पता लगाइए कि इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी लोग जो पराली है उसको खुले में क्यों जला रहे हैं। टॉरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है, अपनी पराली लेके उन सब संयंत्रों में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। जो किसान हैं उनको क्या दिक्कत आ रही है अपनी पराली को खेत से काट के और इन सब संयंत्रों में ले जाने पे। तो ये सारा रिसर्च करने के लिए जो टीम्स थी उनको भेजा गया तुरंत। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि 586 टीम्स को तुरंत एक्टिवेट कर दिया गया मॉनिटर करने के लिए। अब जैसा यहां पर सफर के बारे में चर्चा हुई है, तो ये भी बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
किस संस्थान ने इसको बनाया है, यह भी नाम याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे ने बनाया है। और पुणे ने अकेले नहीं बनाया, आईएमडी के साथ, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसके साथ मिलकर ही इन्होंने बनाया है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसको क्या करना है, जो भी एयर पॉल्यूशन होता है उसके बारे में रिसर्च करनी है, उसके बारे में अपने जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करने हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पराली के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक मैं चीजें बता देता हूं कि जब भी ये जो धान के खेत होते हैं तो उसमें जो ये धान की फसल लगी होती तो किसान अपना यूज का तो हिस्सा काट लेते हैं, जो बाकी बचा हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पराली बोल देते हैं। तो इसी को किसान क्या करते हैं, अब उनको दूसरी फसल उगानी है तो इस अवशेष को, यानी कि ये क्या है, ये अपशिष्ट है, एक तरह का कृषि अपशिष्ट है। अब वो हमारे लिए तो उपयोगी है नहीं, तो किसान इसको क्या करेंगे, जला देते हैं। तो जब जब इसको जलाते हैं ना, तो इससे निकलने वाला जो धुआं होता है वही प्रदूषण फैलाता है। और कितने टाइप का प्रदूषण हम लोग बात करते हैं, या तो पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है, मानव स्वास्थ्य को भी प्रदूषित करता है, और उसके साथ साथ मृदा स्वास्थ्य को भी प्रदूषित करता है। तो ये तीनों ही चीजों को याद रखिएगा। पर्यावरण के प्रदूषण की बात करेंगे तो यहां पर इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या जो पीएम के कण होते हैं 2.5 और 10, ये दोनों ही पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानव स्वास्थ्य में हमारा श्वसन तंत्र है, जो हमारे हृदय संबंधी रोग होते हैं, खांसी आना, घबराहट होना, ये सारी चीजें मानव से जुड़ी हुई हैं। मृदा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मृदा के अंदर जो एनपीके होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनके अनुपात को असंतुलित कर देता है। मृदा के अंदर जो ऐसे जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा को उर्वर रखने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि ये जला दिया जाता है तो जला के मृदा के अंदर का जो तापमान है उसको भी बढ़ा देता है। तो मृदा के अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो ऐसे जीवाणु जो होते हैं वो फिर इस टेम्परेचर पे जीवित नहीं रह पाते, तो मृदा को उर्वर रखने वाले जीवाणुओं के ऊपर संकट आ जाता है, तो मृदा की उर्वरता भी यहाँ पर नष्ट हो सकती है। तो इस वजह से इतने सारे नुकसान जो होते हैं, इस वजह से जो स्टबल बर्निंग होती है वो हमारे लिए नहीं अच्छी होती है। चलिए, आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं और दोनों ही बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। यूएनएससी की 1267 ये समिति क्या है, ये क्या काम करती है? और दूसरा, हाल ही में एक उत्सव मनाया गया था जिसको कित्तूर उत्सव कहते हैं, ये कहां मनाया गया और इसको क्यों मनाया गया? दोनों ही चीजें कमेंट करके अपने आंसर लिखिएगा। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि अंधविश्वास और काले जादू से जुड़े अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए एक केंद्रीय अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता है? इसको समझाइएगा। दूसरा प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में डॉल्फिन के महत्व और उसके सामने आने वाले खतरों पर चर्चा करना है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं कमेंट पे ज्यादा से ज्यादा आंसर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।